नमस्कार धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन। धीरेन्द्र, कहाँ तो गहमा गहमी ये चल रही थी कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आज पेश होता है, कल पेश होता है, परसों पेश होता है, आसानी से सरकार उसको पास करवा लेगी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि ये बिल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से हम कहें कि अगले 6 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा इस बिल के लिए। देखिए, अगर ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता है तो फिर तो आपको एक समय सीमा देनी होगी, क्योंकि अभी भी यहां से अगले तक नवंबर तक 20 नवंबर तक आपको जो शीतकालीन सत्र है तब तक के लिए तो इंतजार करना ही होगा। अगर जेपीसी को जाता है, क्योंकि जेपीसी पे जाने के बाद वो टाइम बाउंड भी कर सकती है, सरकार ले भी सकती है और रिकमेंडेशंस मांगेगी और रिकमेंडेशंस को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, क्योंकि कल जो हम लोग कल रात जो हम लोगों ने लिस्ट ऑफ बिजनेस देखा था उसमें भी ये बिल नहीं था। तो लिहाजा अभी वो पेश करेगी और पेश करने के बाद फिर इसको भेजा जाएगा जेपीसी को, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्यादातर चीजें यही बता रही हैं, अगर हम लोग ज्यादातर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो इसको जेपीसी की तरफ ही ले जाते हुए दिख रहे हैं। जो चाहे आप देखेंगे, जो इशारे कर रहे हैं सब लोग, और जिस तरह की बातें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी हो रही हैं उसमें भी सारी पार्टियों का यही रुख है। यहाँ तक कि सुप्रिया सूले भी ये चाहती है कि ये जीपीएससी को जाए, जबकि उनके साथ एक तरह से एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई थी जब वो सांसदों के साथ गए थे। तो मुझे लगता है कि जेपीसी की संभावनाएं लोगों को ज्यादा लग रही है कि ये सरकार इस बिल को जेपीसी भेजे और फिर परिसीमन पर इसके बदले में बेनिफिट ले सके, ये मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि अंदर खाने कहीं डील इस मुद्दे पर बन चुकी है कि पहले परिसीमन वाला बिल लाया जाए, महिला आरक्षण का बिल लाया जाए, क्योंकि वो दो ऐसे बिल हैं जिस पर कि 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए है मोदी सरकार को। विपक्ष के पार्टियों के समर्थन के बिना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो शायद एफसीआरए बिल को आप थोड़े दिन के लिए जेपीसी में दे दीजिए और इसको पास करवा लीजिए, और सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में भी परिसीमन वाला बिल और महिला आरक्षण बिल नंबर 1 पर है। तो हो सकता है अब उसकी वो पेश हो जाए। कि भाई, सरकार की अपनी एक रणनीति होती है, वो सरकार अपने आप तय करती है। एक ऐसी सरकार जिसको पिछले 12 सालों तक लोगों ने अपने जो भी उन लोगों ने उम्मीदें की थी उस पर खरे उतरते हुए देखा, जब उसको दोबारा तीसरी बार वो चुन रहे हैं। लेकिन इस बार का जो सेशन है जिसमें होम मिनिस्टर अभी तक सदन के अंदर नहीं आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए हैं। जनरली होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर्स को तो हम लोग देखते हैं कि वो आते हैं भी, नहीं भी आते, वो बहुत सारे उनके कारण होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी होती हैं, सारी चीजें। लेकिन होम मिनिस्टर अमूमन रहते हैं, और खास तौर से अमित शाह जैसे होम मिनिस्टर को, जिसको ये माना जाता है कि उसको पीछे हटाना या उसको अपने आइडिया से हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में भी अगर उन्होंने ये सब वो नहीं पहुंचे तो थोड़ा सा हम लोग ये देख रहे हैं कि एक नई किस्म की राजनीति होते हुए दिख रही है। और सरकार कोशिश कर रही है कि अगर वो इस बात को बिल को देखने के पास लाना चाहती है, परिसीमन को, तो वो परिसीमन बिल को भी लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो डील करनी थी, क्योंकि 2/3 वो संविधान संशोधन विधेयक है, तो उसके लिए आपको 50% टोटल का और जो सदन का 2/3 जो मौजूद है वो चाहिए। तो पिछली बार हमने देखा था कि पिछली बार किसी भी तरह से ये सरकार को अप्रैल में ही हमने देखा किस तरह से वो सरकार उसको पास कराने में 298 पर रह गई थी। तो लिहाजा सरकार को अब जो 360 चाहिए उसके लिए वो बार्गेनिंग भी कर रही है, उसके लिए तमाम चीजें भी कर रही है। और देखिए, अगर हम अंजू जी पुराना थोड़े समय का ये बातचीत देखें, जो सरकार के कंडक्ट है, इस सरकार ने एक पार्टी के टूटने के बाद उस पार्टी के जिसको इतना जबरदस्त विरोध था बंगाल में, इसके बावजूद उसके उन 20 सांसदों को जो उन्हीं धत कर्मों में शामिल थे जिसमें पार्टी थी, क्योंकि वो उसी डर, खौफ और गुंडई के सहारे जीत के आए हुए हैं, लोग उनसे भी परेशान थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने एक नया रास्ता खोजा। उसने एक नेशनल जो सिटीजन पार्टी ऑफ बंगाल, एक तरह इंडिया को बनाया, जिसको बंगाल के वही नहीं जानता था, जिस मकान में वो थी उसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसके अध्यक्ष को नहीं पता होगा कि कभी वो 20 सांसदों वाली पार्टी बन जाएगी।
उसको बनाया गया और फिर इसके बाद तैयारियां मतलब काफी की गई। इसके बाद फिर आपने देखा कि शिंदे 6 लोगों को तोड़ के ले आए। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि शरद पवार की पार्टी को लिया गया, है ना। तो एक के बाद आप फिर यहां तक कि डीएमके के साथ भी बातचीत की गई। तो एक के बाद एक जो आउटरीच सरकार ने की है वो एफसीआरए के लिए तो थी नहीं। भाई एक सरकार बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है कि मुझे एक बड़ा बिल पास कराना है, तो वो बड़ा बिल अगर हम लोग थोड़ा भी सोचें तो वो बड़ा बिल एफसीआरए नहीं हो सकता, क्योंकि एफसीआरए मेजॉरिटी पर हो जाएगा। वो सरकार के पास है, वो कोई भी बिल कभी भी पास करा सकती है इस समय। लेकिन परिसीमन के बिल में उसको ये सारे गणित दोबारा बैठाने पड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार ने ये पहले अपने दिमाग में रखा है कि अभी कुछ दिन के लिए अगर हमको बार्गेनिंग चिप के तौर पर कोई चीज इस्तेमाल करनी तो वो हमारे पास एफसीआरए है, जिसको अमेरिका से लेके केरल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक लेके सबको लगता है कि भाई ये किसी तरह ये रोका जाए। क्योंकि इसके बाद मिशनरीज का जो धर्मांतरण है, बाकी सबका छोड़ दीजिए, लेकिन मिशनरीज का धर्मांतरण तो एकदम रुक जाएगा। क्योंकि जितना भी है, देखिए इस्लामिक जो जिहाद है या जो इस्लामिक धर्मांतरण है, आप देखेंगे उसमें लव जिहाद एक है, लैंड जिहाद है, मतलब मल्टीपल तरीकों से उनके पास ये छूट है। और उनकी संख्या इतनी है कि वो कई बार कई हिस्सों में तो ज्यादा हो गई, वो जो बाकी सब सनातन के हैं या दूसरे धर्मों का जीना भी मुश्किल कर देते हैं। तो उनके पास एक संख्या उनको रही है, वो गुंडई से भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा मिशनरीज के पास इतनी ताकत नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं नहीं है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में वो ये सब चीजें नहीं होने देते कि भाई मंदिर भी नहीं खोलने देंगे, पूजा भी नहीं होने देंगे, वो आपको दिखेगा वहां जब जाएंगे। लेकिन बाकी सब जगह पर ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण अगर आप देखेंगे अंजू जी, तो वो पूरा का पूरा पैसे पर, पूरा आप देखेंगे कि उनको कहेंगे हम आपको पढ़ाई करा देंगे, हम आपको फला जगह लड़की से शादी हो जाएगी, वो बड़ी होगी, वो आपको हम इंग्लिश स्पीकिंग वो कराएंगे आपको, और फिर आपको इतना पैसा मिलता रहेगा। इस झूठ के अलावा और कुछ उनके पास नहीं होता है। तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है पैसा। पैसा कैसे आता है? पैसा आपको एनजीओ से ही आता है, क्योंकि अब हवाला से तो आप करेंगे नहीं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से। पहले हालांकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पे जो पकड़ा गया था एक शख्स, जो मुंबई वहां का विदेशी था, जिसके पास 100 कार्ड, जो वहां से पैसे निकाल के एटीएम से, क्योंकि अब आप चेक करते जा रहे ना। भाई इस देश के इस गृह मंत्री ने इतना काम तो किया है पिछले 7 सालों में कि जो बिल्कुल अद्भुत काम है। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मैंने तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ही कवर किया इतने सालों तक। क्योंकि अंजू जी, एक बेहतर डॉक्टर वो नहीं होता जो आपको एंटीबायोटिक्स दे रहा है या बहुत अचूक दवाई दे रहा। अच्छा डॉक्टर वो माना जाता है जो आपको पहले डायग्नोज कर ले, तो वो डॉक्टर्स जो है वो बेहतर होता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के गृह मंत्री ने डायग्नोज किया, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझते थे। कभी भी आपने देखा होगा मिशनरीज को लेके आप बहुत ज्यादा उनसे वो नहीं होता था कि एकदम सजगता का भाव हो। जैसे आप नहीं देखते, जैसे अब आपको ये लगता है कि यार ये आदमी जो यहाँ मस्जिद खोल रहा है, ये सब अब ये यहाँ कुछ 4 ईंटें रख रहा है, इस पे दरी बिछाएगा, इस पे चद्दर डालेगा, हरी चद्दर डालेगा, फिर बाहर बैठ जाएगा, लिखेगा हजरत फला 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 और उसका शुरू कर देगा। लेकिन आपने कभी मिशनरियों को लेके भाव नहीं देखा, जबकि वो आपके आसपास रह रहे हैं। वो आप देखेंगे उनका नाम तो धीरेन्द्र ही होगा, लेकिन वो अंदर से क्रॉस होगा उसके पास, वो सब फायदे भी ले रहा होगा। वो पैसे से हो रहा था। तो जो अमित शाह जिन्होंने नक्सल को खत्म किया, और मेरा ये समझ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनसे पूछ के आपसे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी नक्सल कवर किया, सब चीजें कवर। उन्होंने जो नक्सल जब उन्मूलन किया तो वो ये समझ रहे थे कि यार ये समस्या बार बार क्यों आ रही। तो आप देखेंगे जहां नक्सल बेल्ट है वहां जिहाद अभी घुसा है। जैसे झारखंड में आप लड़कियों से शादी कर रहे हैं मुस्लिम लोग बहका के, या छत्तीसगढ़ में आप कई हिस्सों में उन्होंने अपने आप को, चूंकि वो लड़की के पास वो प्रॉपर्टी आती है उसके नाम से वो कर सकते हैं, तो वो वहां के नागरिक बन के चेंज कर रहे हैं डेमोग्राफी। लेकिन उससे पहले उन सब इलाकों में क्रिश्चियन बेल्ट, तो और वही नक्सल बेल्ट थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई नक्सल इनको मारे इनको ना मारे। अगर उसको कोई वो सबको बराबर धर्म को अफीम समझ रहा तो इनको क्यों नहीं मार रहा, तो सनातन वालों को ही क्यों पीट रहा? क्यों? क्योंकि वो एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था
धीरेन्द्र, हाँ, ये सब तो ठीक है कि एफसीआरए बिल जो है ये जेपीसी को जा सकता है, लेकिन एक तबका तो ये भी है ना जो ये मानता है कि अमेरिका के दबाव के आगे मोदी सरकार झुक गई, क्योंकि ये भी तो हमको याद रखना होगा कि किस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका के सेनेटर्स के आ रहे थे। अभी आप 2 दिन पहले का देख लीजिए, कैसे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से कौन मिल रहा था? अमेरिका का एम्बेसडर सर्जियो गोर। वो किस लिए मिल रहा था? तो कांग्रेस का रुख भी तो एफसीआरए को लेकर एकदम नकारात्मक है। कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी कि ये हो, क्योंकि चर्च का असर तो कांग्रेस पर भी है ना। कांग्रेस ने बहुत क्लियरिटी से कहा हुआ, कांग्रेस ने तो बहुत क्लियरिटी से कहा हुआ कि हम एफसीआरए का विरोध करेंगे। भाई कांग्रेस ने तो बीएससी, उसमें बीएससी की मीटिंग में कह दिया कि भाई आप ये क्यों ला रहे हैं। जब उनको कल जब वो लोग बात कर रहे थे, किरण रिजिजू चूंकि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं तो उनको तो बात करनी है ना सर्वदलीय बीएससी की मीटिंग, तो उसी समय कांग्रेस ने कहा कि आप लाना चाहते हैं। राहुल ने कहा बिल एफसीआरए का क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसका पूरा विरोध करते हैं, इसको वापस लेना है। उन्होंने कहा कि हम इस पर बात कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इसको आपको पूरा वापस लेना है। टीएमसी ने पहले कुछ सुझाव दिए, फिर कहा कि नहीं पूरा वापस लेना है। तो इसीलिए कांग्रेस क्लियर है। हाँ, अमेरिकन जिस तरह से इकट्ठे हुए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक मुद्दे पर, वरना तो वहां जिस देश की संसद में वो मतलब सेनेट में वो लोग जो है आप ये सोचिए कि उसको लेकर झगड़ जाते हो कि राष्ट्र का रक्षा बिल को लेकर झगड़ते हो, वो दोनों इकट्ठे होकर भारत को कह रहे हैं कि ये बंद करो। तो इसका मतलब तो सांप की पूंछ पे आपने पैर रख दिया ना। और फिर आप सोचिए अमेरिकन राष्ट्रपति का दामाद, और इस पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो उनका नॉमिनेटेड है, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में एम्बेसडर नहीं, वो साउथ ईस्ट एशिया का उनको इंचार्ज बना के दिया हुआ है। तो इसीलिए सर्जे गोर मिलता है तमाम साउथ में अलग अलग मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मिलता है, और फिर आखिर में केरल के भी मिलता है। तो केरल के मिलने के बाद हमने देखा कि भाई ये सारा सर्जियो गोर भी मिल रहा है, उसका दामाद भी मिल रहा है। फिर उसके बाद अजीत डोभाल साहब से कल बात हुई है। तो आप ये देखो ना कि वो लगातार सबसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो डर है, क्योंकि जो कन्फिस्केशन का है, मतलब कन्फिस्केट कर लेगी जो अगर आपने नहीं करा प्रॉपर्टी, तो वो एक बड़ा लंबे समय से उनको लग रहा है। लेकिन सरकार ने उसमें कुछ चीजें लचीलापन दिखाया कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो ये बातचीत है। लेकिन मुझे लगता है कि क्रिएशन जो है, जो सिस्टम है, जैसे सोरोस एंड कंपनी की हम बात करते हैं या डीप स्टेट, या जो अब दिखने लगा, पहले मुझे ये अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं दिखते थे, लेकिन अब जब दिखने लगे कि भाई वहां किस तरह से वहां एक्शन होता है और ये लोग नाचने लगते हैं, किस तरह से एक अचानक बोस्टन से आया हुआ लड़का, कि मैं बोस्टन में था, वो आके एक आंदोलन खड़ा कर देता है ना। तो उसके लिए पैसा भी चाहिएगा, कहीं से तो आपको चाहिए, आपका टेंट बल्ली टोर डाला कुछ तो डलेगा ना भाई। तो वो सब चीजें, और फ्लाइटों से घूम रहे हो आप। हम लोगों को तो रांची जाने में मैं सोच रहा था कि जाऊं ना जाऊं, क्योंकि फ्लाइट का किराया देना है भाई, रिपोर्टर को, कैमरामैन को भी ले जाए। जनरल में मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि उनको कुछ नहीं सोचना है। तो ये सब एफसीआरए का खेल था, और कांग्रेस अपने आप से चाहती है भाई। कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका के कहने पे ही कर रही होगी, वो खिलाफ है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये वोट चाहिए। आप इसको वोट के गणित से जोड़िए, क्योंकि 18% आबादी है क्रिश्चियन की केरल में, और वो एक तरफा कांग्रेस को देते हैं। तो उनको नहीं, और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक तो बचा नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस के अलावा, और क्या बात कर सकती है। तो वो उनको इशू दिखा सकती है कि देखो, वरना तो आप देखिए वहां जो भी सरकार है, अब एनडीए की सरकारें हैं, सांसद भी वहां उन्हीं के हैं। एक आध राज्य को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब में क्या है। तो इसीलिए कांग्रेस बहुत उछल के ये काम कर रही है, और अमेरिका को अपने एजेंटों को दाना पानी नहीं मिलेगा, ये डर है ना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उसकी जिंदगी में एक सपना है, उसका अमेरिका का एक जो प्लान होता है, अमेरिका अपने 30 साल आगे सोच के जो प्लानिंग करते हैं उनके लोग, तो उसमें ये प्लान है कि भाई हमको ये एरिया अगर चाइना पर कंट्रोल करना है, तो हमको इस इलाके में, इस पूरे इलाके की, जैसे वो पाकिस्तान को रखता है, ऐसे ही उसको एक इच्छा है, सपना है कि मैं बांग्लादेश को ये करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट में उसको अगर अब उसके लोग मिल जाए जिनको वो पैसा दे रहा है, तो बेहतर होगा ना उनको। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी, अगर आप पूरी भूमिका देखना चाहती हैं, तो ये एक बड़े ब्रॉडर पिक्चर में ये है कि ये पार्टियां भी विरोध कर रही हैं और अमेरिका को इससे मदद मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके कहने पे कर रही है, लेकिन मैं ये साफ कह रहा हूं कि हाँ, उससे
अमेरिका को मदद मिल रही है और ये सबको दिख रहा है, तो लोग अपने से देखेंगे। यही लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ही कहते हैं ना, पीएम कॉम्प्रोमाइज हैं, अमेरिका के प्रेशर में आगे, उनके आगे झुक गए, बिछ गए, यही लोग बोलते हैं ना। और अब इनके खुद जो नेता है वो जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं वो अमेरिका का ही प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये बिल जेपीसी में जाता है तो सरकार जो है झुक गई, बैकफुट पर आ गई? क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि देखिए ईसाई मिशनरीज के आगे झुक गई? वो मिजोरम का सीएम दौड़ा दौड़ा आया था, फिर वो 10 बिशप और फादर मिलने के लिए आए थे अमित शाह से, सीधे सीधे उन्होंने ये कहा था कि इसको विड्रॉ किया जाए, इसको हटा लिया जाए। चलिए सरकार हटा नहीं रही, जेपीसी को अगर भेजती है तो बैकफुट पर या दबाव में आ गई है सरकार, ऐसा लगता है? मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं ये मानता हूं कि सरकार को ये मालूम है कि मैं इस समय अगर इसको एक कैरेट की तरह इस्तेमाल कर लूं तो मेरे काम आ जाएगा। स्टिक और कैरेट दोनों वाला खेल उन्होंने किया। उन्होंने पहले आपको एक स्टिक के तौर पर दिखाया, भाई पहले तो हमने आपको दिखाया कि देखो हम ये पास करने जा रहे हैं, हम आपका बाजा बजा जाएगा। फिर आपने देखा कि यार दूसरे पे अब हमारे लिए बड़ी चीज ये है जो इस माहौल से तैयार आया परिसीमन, तो उन्होंने उसको कैरेट में बदल दिया कि देखो भाई हम आपको ये गाजर दे रहे हैं कि आप इसको अब आप देखिए बिल्कुल भी आप बदमाशी मत कीजिए, अब हमारा बिल पास कराइए और ये हम भेज रहे हैं, और उसके बाद जब मन करेगा तब कर लेंगे। देखिए कुछ चीजें हो चुकी हैं, कुछ चीजें जो इन्होंने एफसीआरए बिल पहले पास किया था उसमें हो चुका है। और आपने देखा होगा 30 जून को खुद गृह मंत्री उसको पोर्टल को लॉन्च कर चुके जिसमें रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। देखिए दो तरह की वार हो सकती है नैरेटिव की। एक समर्थक बहुत सारे नाराज भी हैं बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की एक छवि गढ़ी हुई है और गृह मंत्री की भी छवि गढ़ी हुई है कि ये तो पीछे हटते ही नहीं है, लेकिन वो छवियों को लड़ा रहे हैं। लड़ना असली उसको पड़ता है योद्धा को। तो योद्धा जानता है कि मेरा पांव इधर जा रहा कि इधर जा रहा, उसको मालूम है ना। जैसे आप कभी किसी जगह पे खड़े हैं, आप चूंकि आप पता नहीं क्रिकेट में कितना होगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा सड़क पे भी आप खड़ी हैं तो कोई आदमी गुस्से में बताएगा, कहे बताइए इसको ये शॉट मारने की जरूरत थी, इसको ये शॉट मारना चाहिए था तेंदुलकर को, इसको आगे की तरफ पीछे लेके स्टैंस आगे करना चाहिए था। उसने जिंदगी में बॉल नहीं देखी होगी हाथ में उठा के, क्योंकि इतना इजी हो जाता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर उस पर हंस नहीं सकता है, उसको मालूम है मैं उसको खुश करने की, उसकी खुशी मैच जीतने में है। इसीलिए मुझे कई बार स्टॉप करके खेलना पड़ता है, कई बार मुझे पीछे हट के बहुत धीमे से 40 बॉलों पे मैं 10 रन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस समय पार्टी वो रोकनी है, अपनी टीम विकेट गिर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि वो खुल के खेलता है, तो अभी तक वो खुल के खेल रहे थे, अभी वो पिच देख रहे हैं, क्योंकि प्रेशर्स भी है, सारी चीजें हैं और राष्ट्र के नायक को सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अंजू जी आप अगर इसको गौर करेंगी, इस समय आप बांग्लादेश में आप देखिए एक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह जिहाद से कंट्रोल्ड है, बराबर में आपके एक ऐसा सेनापति है जो अब मतलब जो फील्ड मार्शल है जो उनका, जो उस सरकार पर कब्जा करना चाहता है और जो कट्टर फैनेटिक है, जो ये कहता है कि रियासत तब्बा कलमा की उस पे बुनियाद पे बनी है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप चाइना के साथ आप हमेशा आपके साथ रहता है। और अब सबसे बड़ी बात है हॉर्मुज नहीं खुला है। लोग अभी ये समझ नहीं रहे हैं कि हमारे देश में वो कहाँ भाग गए जो सिलेंडर लेके भाग रहे थे, जो रोने लगे थे, आपके दोस्त सारे एंकर और वो सब रो रहे थे, कहाँ गए? कहीं से तो आ रहा होगा ना, यूरिया भी आ रहा है ना। तो इस सरकार को बहुत सारी चीजें, हीलियम आ रही है, सब चीजें आ रही हैं। अगर नहीं होता तो आपके यहाँ एमआरआई होने बंद हो जाते। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार डील करती है। और अब एनएसए को कोई ये नहीं देखना होता कि ये 5 लश्कर के पकड़े गए, 3 ये पकड़े गए। उन्होंने एक ऐसी टीम बना दी जिसमें ये बच्चे मतलब उनके जूनियर करते रहते हैं। उनको ये मालूम है कि हमको दुनिया के मंच, आप ये सोचिए अमेरिका ने कल फिर 10% टैरिफ बढ़ाया बाल श्रम कानूनों के नाम से वायलेशन पे। उससे पहले 100% इसलिए बढ़ाया था कि ताकि वो रशिया से आप ऑयल खरीद रहे। धीरेन्द्र, इस बीच जो गतिरोध बना हुआ है, काम नहीं हो रहा है, बल्कि हमने पिछले कल तो देखा मंगलवार को कि बीजेपी या एनडीए के सांसद भी बड़े एग्रेसिव नजर आए, पहली बार बैनर पोस्टर लेकर नजर आए। अब जब अमित शाह नीट पर या जंतर मंतर पर या यूं कहा जाए रांची में जो आंदोलन हुआ उस पर बोलने को तैयार है सदन में, तो फिर राहुल गांधी भागते हुए क्यों फिर रहे हैं? उनको अब तो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? किस तरह से चलेगी संसद अगर यही सब ड्रामा चलता रहा जो पिछले दिनों से 1.5-2.5 हफ्ते से चल रहा है विपक्ष का? देखिए ये तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है
ये तो सरकार को चलाना पड़ेगा इसी तरह से, क्योंकि याद होगा 2G वाले पे और तमाम उस पर आपने देखा था कोल स्कैम पे 45 दिन वाश किया था, है ना। तब उनसे सवाल किया गया था, सुषमा जी ने कहा था भाई सरकार की जिम्मेदारी है, अरुण जेटली ने कहा था हमारी जिम्मेदारी थोड़ी संसद चलाना, तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये भी कह रहे हैं। देखिए ये नैरेटिव की वार होती है डेमोक्रेसी सेटअप में। हम ये कहें, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा वो, क्योंकि आजकल लोग देख रहे हैं ना, संसद लाइव जाने लगा टेलीकास्ट, पहले भी ऐसे ही होता था। अब आप ये समझिए सरकार को क्या है, सरकार को अपनी नैरेटिव की लड़ाई जीतनी है। मेरा ये मानना है कि सरकार को नैरेटिव की लड़ाई जीतनी है, और इसीलिए आज वो उतरे हैं। जो एनडीए के लोग आके नारा लगा रहे थे कि राहुल गांधी भागो मत, ये ना भागो, अरे राहुल गांधी कहां भाग रहा है, वो तो सदन में आता है। एचएम नहीं आया ना, पीएम नहीं आए भाई, जब मैं बयान दे दूंगा उठ के भागेंगे तभी तो मैं कहूंगा भागो मत। लेकिन नहीं ये बदल रहे। नहीं नहीं, कल जब ये बात किरण रिजिजू ने कही थी सोमवार को कि एचएम बात करने को तैयार है, बयान देने को तैयार है, सदन में आ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह की फितरत रही है विपक्षी नेताओं की, जैसे ही पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री बोलना शुरू करते हैं वो भाग जाते हैं, और भागने वालों में सबसे पहले नंबर पर राहुल गांधी ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो बोलेंगे और तुम्हारी डिमांड पर ही बोल रहे हैं तो फिर संयम बरतकर सब्र के साथ सदन के अंदर बैठना और सुनना, भागना मत। लेकिन राहुल गांधी ने उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि हम कोई गृह मंत्री को सुनने के लिए थोड़ी बैठेंगे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया जंतर मंतर पर, पैलेट गन किसने चलाने का आदेश दिया, किसने हिंसा की, हमें तो ये जानना है। जबकि पूरी दुनिया जानती है वहां गोली नहीं चली, लेकिन राहुल गांधी ने ये नैरेटिव घड़ा ना सोशल मीडिया पर, अब वो उसी पे है, तो गोल पोस्ट पर गोल पोस्ट तो चेंज कर रहे हैं ना वो। इसीलिए सवाल उठा और इसीलिए बैनर लेकर आना पड़ा सांसदों को एनडीए के कि भागो मत, आओ बैठो और सुनो उनकी बात। अगर इस पर राजी हो जाते वो, तो मुझे तो लगता है कि मंगलवार को ही बयान दे देते अमित शाह। अब खबरें आ रही कि आज दिन में किसी भी वक्त वो बयान देने के लिए सदन में आ सकते हैं। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ना तो रिजिजू इतने बच्चे हैं छोटे दूध पीते हुए कि उनको मालूम नहीं होगा कि उनके कहने से वो बैठेंगे। ऐसे कोई बैठा जाएगा कि मैं बोलूंगा तुमको सुनना है, कोई कवि सम्मेलन है कि मैंने बोल लिया अब तुम भी सुनो, ऐसा नहीं होता ना। राजनीति में वो अपना दांव खेल रहे हैं। राहुल गांधी को जब लगा कि पहली बार ये सरकार चढ़ी, देखिए मुझे ये लगता है, मैं मेरी समझ बता रहा हूं दर्शकों को, कि आप ये समझिए जब पहली बार इस सरकार ने पलट के उनको मौका मिला कि राहुल गांधी का एंटी क्लाइमैक्स मिल गया। भाई यहाँ जो हुआ झारखंड में, आप लाठी बजा रहे हो, रात के अंधेरे में आपने लाठियां बजाई हैं और आपके सहयोगी की सरकार है, तो ये तब सरकार को इसलिए उसने उतारा क्योंकि उसको काउंटर करना है। लेकिन ये कोई कहना नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अपने हाथ से मुद्दा क्यों जाने दे भाई। आपने कोई पहलवान देखा है जो कहेगा कि ऐसे गर्दन से दबा दिया और कह रहा नहीं यार मैं छोड़ देता हूं, बाद में बराबरी से लड़ेंगे? ऐसा नहीं होता, पॉइंट उसी में मिलना है, पॉइंट लेना है ना। तो ये तो राजनीति पॉइंट की है। बीजेपी ने जो किया, बीजेपी ने नैरेटिव वॉर में अपने आप को बढ़ाया है। देखिए इसमें आप समझिए कि हम जो लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी गाली दे रहे, ये कर रहे और वो क्यों नहीं आ रहे, दोनों तरफ से ये साइकोलॉजिकल वॉर है। वो उकसाना चाह रहे, आप समझ रहे ना, वो उकसा रहा है। राहुल गांधी गाली दे रहा, ये सब कर रहा, तू तड़ाक बोल रहा, वो कह रहा किसी तरह आ जाए, किसी तरह आ जाए, हम कहें देखो हमने बुला लिया। जबकि अमित शाह जानते हैं कि मेरे लिए ये काम इस समय जरूरी है। वो रोज सदन में वो उसमें आते हैं, परिसर में, संसद परिसर में। अगर भागना होगा तो दिखेगा नहीं क्या? उनको मालूम है ये खेल इनका ये है, तो मेरा दांव ये है, मैं उनके कहने से नहीं बदलूंगा। और राहुल गांधी चाहते हैं ये बदल जाए। राहुल गांधी भी अपना चेस चल रहे ना भाई, अपना चाल वो भी चल रहे हैं। तो इसीलिए जब वो कहते हैं गोल पोस्ट बदलते हैं, तो ये भी एक राजनीतिक वो है जगलरी, वो भी वो बता रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को पता है यार मैं 99 सांसद लेके 102 सांसद लेके इनसे अंदर क्या कर लूंगा। कभी ये भी देखते हैं ना कि वो मुस्लिम्स की बात करते हैं या करते हैं, अरे भाई उनको मालूम है सनातन की पिच पे हम मोदी और अमित शाह के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो वो दूसरा खेल खेलते हैं। और ये बात दर्शक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होके सुनते हैं, लेकिन जब अमित शाह सोचते हैं तो वो रूथलेस होके सोचा जाता है। राजनीति बहुत रूथलेस होती है, उसमें सहानुभूति नहीं होती। तो अब तो डर इनको ये लग रहा होगा ना कि जब अमित शाह बोलेंगे तो फिर तो वो अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर देंगे।
वो पंजाब की बात भी करेंगे, केरल की बात भी करेंगे, जहां पर आप देखो ना कैसे वो टीचर्स घास की रोटी खाने के लिए मजबूर है, सड़क पर बैठकर जो इतने दिन से बैठे हैं। केरल में भी तो इनकी सरकार है, झारखंड में तो सहयोगी है ये उसमें। तो रांची के मुद्दे पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घिर तो गए है ना, लेकिन उनकी गाड़ी खुद की जंतर मंतर पर ही अटकी हुई है, उससे वो आगे नहीं बढ़ रहे। अरे रांची की तरफ देख लो, तुम गूंजने के लिए देहरादून पहुंच गए थे छात्रों के बीच में, तो गूंजने के लिए तुम रांची चले जाते तो ज्यादा बेहतर रहता, मौका संभालते। लेकिन कैसे करें, वहां की सरकार नहीं गवा सकते ना, वहां की सरकार तो टिकी ही कांग्रेस के समर्थन से है, वरना गिर जाएगी हेमंत सोरेन की सरकार। तो देखिए, मैं यही बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है और बीजेपी अपना चल रही है। बीजेपी कहीं भी वीक नहीं है। मैं एक बात और दर्शकों को क्लियर कर दूं कि बीजेपी कहीं वीक नहीं है। आज की डेट में जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, जिन लोगों को ये लग रहा था सरकार अगर सिलेक्ट कमेटी को भेज देगी या जेपीसी को भेज देगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, पीछे नहीं। राजनीति में ये देखा जाता है मौका क्या है, ताकत और उसकी बात नहीं होती है। कई बार छोटी चीज भी बड़ी हो जाती है। अब आप ये सोच के देखिए कि मई के बाद, मई से बड़ी जीत तो आपकी नहीं हो सकती। बंगाल के चुनाव की जीत हाल फिलहाल के, मतलब 2014 की जीत के बाद, 2017 की आप कह सकते हैं यूपी की, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बंगाल की जीत 2014 के बाद मोदी की जीत की सबसे बड़ा सेहरा उनके गले में है। और आज क्या दिन है, आज जब वो संसद में बैठ रहे हैं, उस जीत के बाद उस सेशन में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का एक मुद्दा शुरू होता है, जो 7 जून को पवन पांडे शुरू करता है। याद कीजिए, एक छोटा सा ट्वीट है। और हमने फिर उस सेशन में, जिसमें उनको कूद के होना चाहिए था, उस सेशन में सरकार के गृह मंत्री को नहीं जाते देखा। अब उनकी रणनीति हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा अभी भी विश्वास है कि ये सरकार के पास कोई ना कोई एक बड़ा कारण मौजूद है, जो जब वो सदन में आएंगे तो वो उसको धोना शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, वो होम मिनिस्टर हैं और हम लोगों ने धीरे धीरे उनकी भाषण कला को विकसित होते हुए अपनी आंखों से देखा। हमने उनका पहला वक्तव्य देखा और फिर हमने उनको जब देखा 5 अगस्त को 2019 को, एक अद्भुत अमित शाह दिख रहे, तो वो हमने देखा। तो वो लगातार बढ़ रही है। आपने पिछली बार देखा होगा, सब चलाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये विरोध, ये विरोध, ये विरोध, कहने लगे भागना मत। वो खुद ही कहते हैं छोड़ के मत भागना। तो वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मौके का इंतजार कर रही है सरकार। सरकार के पास बिल भी है और विल भी है, सिर्फ मौका चाहिए तो वो कर देगी। और उतना आंकड़ा भी है, आंकड़े उन्होंने जुटा लिए हैं। मुझे लगता है आंकड़ा 360 को पार कर गया उनका। बिल्कुल। और फिर ये जो परिसीमन के मुद्दे पर और महिला आरक्षण पर कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी, ऐसा दिख रहा है आपको? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक हामी नहीं भरी है, बिल्कुल अलग है कांग्रेस सबसे। देखिए, कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस को वोट चाहिए इस समय, माइनॉरिटी के बड़े वोट चाहिए। तो इसीलिए वो जानती है कि मेरे वोट सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है, मेरे वोट समाजवादी पार्टी ने भी कब्जाए हुए, मेरे वोट बसपा के पास भी है, मेरे वोट आम आदमी पार्टी के पास भी है, मेरे वोट टीएमसी के भी है। तो वो अपनी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो इस तरह बना रहे हैं कि हम अकेले विपक्ष के तौर पर दिखाई दे, है ना। जंतर मंतर हमारे लिए जो है एक मिल गया हमको पॉइंट, अगर उनको लग रहा है वो पॉइंट मिल गया। क्योंकि देखिए, गालीबाजों को कोई जैन जी नहीं कहता, कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी अपने बच्चों के मुंह से ऐसी गालियां सुनना पसंद नहीं करता। वो आशुतोष हो सकता है या दूसरे वो जो लोग हैं जो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, ये कूल जनरेशन है, उनके बच्चे उनसे ऐसे ही बोलते होंगे और उनको बड़ी खुशी होती होगी। या जो क्या नाम थी, अरुंधति राय, जो अपने बाप को भी गाली दे के बोलती थी, जो उसने बताया। तो ये इन लोगों की दुनिया होगी। लेकिन इस देश का आम आदमी जानता है कि मेरे बच्चे गाली ना दे, ये मेरी पहली ख्वाहिश होती है कि बच्चा बोलना से। तो इसीलिए वो जैन जी नहीं है। लेकिन राहुल को लग रहा है तो राहुल को लग सकता है। जैसे कल बड़ा अच्छा जवाब दिया गया था, परसों मुझे याद है, आकाश आनंद ने यूपी की रैलियों में कहा कि वो तो अंकल है, वही अंकल है ना। तो बात उन्होंने सही कही, उसने सही जगह जड़ पकड़ी कि तुम्हारा राजनीति में क्या काम है फिर, क्योंकि 60 साल वालों को तो दीप के भी बाहर कर चुका, तो तुम दोनों को तो जल्दी बाहर कर देगा हो। तो इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि मुझे एक मेन अपोजिशन पार्टी जो सिद्धांतों पे समझौता नहीं करती है, ऐसे दिखना है। इसीलिए वो देहरादून जाते हैं, इसीलिए वो कोटा जाता है, इसीलिए फिर वो प्रयागराज।
तो इसीलिए है। तो ये सारी लड़ाई अगर आप बहुत उसको देखेंगे, ये एक पॉलिटिकल प्रिज्म इस समय जो है वो 2017 में अभी उनको सीट भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। 2000 जो 27 का चुनाव होगा उनको अखिलेश यादव से ज्यादा सीट भी खींचनी है, तो प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ भी है और एक दूसरे के साथ भी नहीं है। जैसे मैं आपके दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा, मुझे पता नहीं आपको आपने सुना या नहीं, गोविंद जी का एक बहुत अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि यकीन किस पे कीजिए, यकीन किस पे कीजिए, यकीन का क्या है, हमको पता है हमारी आस्तीन में क्या है। तो वो सब लोग वो है, सब अपनी आस्तीन में लिए घूम रहे हैं इसीलिए। पर अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अब देखते हैं कि पहले तो ये कब ये खबर आती है कि जेपीसी को चला गया एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, और दूसरा जो पहली प्रायोरिटी है सरकार की, अब तो परिसीमन बन गया है और महिला आरक्षण। तो इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होती है और किस तरह से होती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी अगर बैकफुट पर चले गए हैं, अब जब से बैनर पोस्टर लेकर एनडीए के सांसद निकले, तो उनको पता है कि उनकी धुलाई अच्छे से होने वाली है, कायदे से होने वाली है। और चाणक्य हैं राजनीति के अमित शाह, उनके सामने राहुल गांधी कितनी भी तिकड़मबाजी कर लें, कामयाब तो होने वाले नहीं है। तो अब गेंद तो अमित शाह के पाले में, वो कैसे इनकी धुलाई करते हैं और ये वहां सुनने के लिए रहते भी हैं या नहीं, या भाग खड़े होते हैं। अब भागेंगे तो भी तो फंसेंगे ना, नहीं भागेंगे तो भी फंसेंगे। और जो कुछ अमित शाह को कहना है दुनिया तो सुनेगी, देश की जनता तो सुनेगी, जब वो पुराना इतिहास भी निकालेंगे। तो उससे डर लग रहा है इनको, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अलग अलग और बहाने तलाशे जा रहे हैं, ताकि संसद के जो कार्रवाई के जो बचे खुचे दिन है उनमें भी कोई ना कोई रोड़ा डाला जाए, कोई ना कोई अड़ंगा डाला जाए। लेकिन आपने समय निकाला धीरेन्द्र, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।